नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं जिनकी कहानी किसी स्पाई थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी की। एक खुफिया जासूस से लेकर देश के टॉप रक्षा रणनीतिकार बनने तक का उनका ये सफर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आइए इस हैरत अंगेज कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले जरा एक बात सोचिए। क्या एक साधारण सा दिखने वाला रिक्शा वाला किसी बड़े आतंकी हमले को रोक सकता है? सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन हम बात कर रहे हैं 1988 के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की। एक ऐसी स्थिति जहां हथियारों से लैस आतंकियों का कब्जा था और वहां अचानक एक रिक्शा वाला पहुंच जाता है, बिना किसी हथियार के, मौत के बिल्कुल सामने। असल में ये कोई आम रिक्शा वाला था ही नहीं। इस शख्स ने उन आतंकियों के बीच घुसकर इतने आत्मविश्वास के साथ ये दावा किया कि वो पाकिस्तान की आईएसआई का एजेंट है कि किसी को शक तक नहीं हुआ। जरा सी भी चूक होती तो जान जा सकती थी। लेकिन इस इंसान ने दुश्मनों के दिमाग के साथ जो खेल खेला ना, वो सच में कमाल का था। और ये रिक्शा वाला कोई और नहीं, खुद अजीत डोभाल थे। उनका ये किस्सा दिखाता है कि उन्हें भारत की 21वीं सदी का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। एक ऐसा मास्टर स्पाई जो भेष बदलने में माहिर था और जो आगे चलकर देश का सबसे बड़ा रणनीतिकार बना। दुश्मन क्या सोच रहा है, ये उन्हें पहले से पता होता है। आइए उनके इस सफर को इस टाइमलाइन से समझते हैं। 1968 में एक युवा आईपीएस अफसर से लेकर आज कैबिनेट स्तर तक पहुंचने का ये सफर एक दिन का नहीं है। थैलेसरी दंगे हों, पाकिस्तान मिशन हो या स्वर्ण मंदिर, हर पड़ाव ने उन्हें आज का रणनीतिकार बनाया है। तो इस कहानी के पहले अहम पन्ने पर चलते हैं। 1971 के केरल के थैलेसरी दंगे। उस समय उनकी उम्र महज 22 साल थी। अब यहाँ उनका तरीका देखिए। जहाँ हिंसा भड़की हुई थी वहाँ उन्होंने किसी लाठी डंडे या फोर्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने सीधे लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत की, नेगोशिएशन किया और नतीजा, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर दंगे तो रुके ही, लोगों ने शांति से एक दूसरे का लूटा हुआ सामान भी वापस कर दिया। बिना बल प्रयोग के सिर्फ सूझबूझ से मसला हल करना, ये उनकी कूटनीतिक जीत की शुरुआत थी। इस कामयाबी ने उन्हें सीधे इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑपरेशंस यूनिट में पहुंचा दिया और यहीं से शुरू हुआ उनका सबसे खतरनाक अंडरकवर मिशन पाकिस्तान में। 7, जी हाँ, सिर्फ 7 नहीं, पूरे 7 साल। ये वो समय है जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल अपनी पहचान छिपाकर एक अंडरकवर एजेंट के रूप में बिताया। दुश्मन देश के दिल में इतने लंबे समय तक बिना किसी को भनक लगे रहना, इसके लिए जिस मानसिक मजबूती की जरूरत होती है, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उस दौरान एक बहुत बड़ी खबर आई कि पाकिस्तान काहौटा में छुपकर अपने परमाणु हथियार बना रहा है। इस बात को कंफर्म करने के लिए डोभाल साहब ने एक भिखारी का भेष बनाया और काहौटा की गलियों की खाक छानी। सोचिए, एक टॉप ऑफिसर भिखारी बनकर दुश्मन की गलियों में खुफिया जानकारी निकाल रहा था। और उनकी तरकीब देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वो एक ऐसी नाई की दुकान पर गए जहां पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक बाल कटवाने आते थे। वहां से उन्होंने उन वैज्ञानिकों के कटे हुए बाल चुपके से उठाए और टेस्टिंग के लिए सीधे भारत भेज दिए। जब यहाँ उन बालों की जांच हुई तो उसमें रेडियो एक्टिव रेडिएशन मिला। बस पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की पोल खुल गई। बिना किसी गैजेट के महज दिमाग से इतनी बड़ी खुफिया जानकारी निकालना सच में अद्भुत है। लेकिन देखिए, जासूसी की दुनिया में खतरा हर सेकंड होता है। एक किस्सा है जहां लाहौर की एक मज़ार पर उनकी नकली दाढ़ी थोड़ी सी खिसक गई थी। एक पल की चूक और खेल खत्म हो सकता था, पर उन्होंने वहां भी अपनी हाजिर जवाबी से बात संभाल ली। ये वाकया बताता है कि एक एजेंट किस भारी दबाव के बीच जीता है। अब पाकिस्तान से वापस उसी स्वर्ण मंदिर वाले वाकये पर आते हैं। 1988 ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2। जैसा कि हमने शुरुआत में बात की, वो रिक्शा वाले के भेष में मंदिर में घुसे थे। अंदर जाकर उन्होंने कमरा नंबर 14 को अपना बेस बनाया। आतंकियों के ठीक बीच बैठकर उन्होंने उनकी सटीक संख्या, हथियारों की पोजीशन और उनकी कमजोरियों का पता लगाया और ये सारी जानकारी बाहर कमांडोज को देते रहे। अंदर बैठकर बाहर की रणनीति बनाना, ये एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने ऑपरेशन का रुख पलट दिया। इस सटीक जानकारी का नतीजा क्या हुआ? 41 आतंकी मारे गए और 200 से ज्यादा ने तो सरेंडर कर दिया।
और सबसे बेहतरीन बात, इस पूरे ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर की इमारत को एक खरोच तक नहीं आई। इस अदम्य साहस के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से नवाजा गया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कीर्ति चक्र आमतौर पर सेना को दिया जाता है। पुलिस के इतिहास में अजीत डोवाल पहले ऐसे अधिकारी बने जिन्हें ये सम्मान मिला। और फिर जमीन पर किए गए इन्हीं मिशंस का अनुभव 2014 में बड़े काम आया, जब उन्हें देश का 5वां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। एनएसए बनने के बाद उन्होंने क्या किया, ये हम सब जानते हैं। इराक जैसे युद्धग्रस्त इलाके से 46 भारतीय नर्सों को सुरक्षित निकालना हो, उरी और बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक हो या विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई, इन सभी हाई स्टेक्स ऑपरेशंस के पीछे उनका शांत पर तेज दिमाग काम कर रहा था। उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा नीतिगत बदलाव ये रहा कि भारत की अप्रोच डिफेंसिव से डिफेंसिव ऑफेंसिव हो गई। इसका सीधा सा मतलब है, अब हम सिर्फ हमलों का इंतजार नहीं करेंगे। अगर कहीं से देश के लिए खतरा पनप रहा है तो उसे वहीं जाकर बेअसर कर दिया जाएगा। ये आक्रामक रुख आज भारत की रक्षा नीति की नई पहचान है। आज 80 साल की उम्र में भी वो नेशनल सिक्योरिटी के बिल्कुल केंद्र में हैं। लगातार तीसरी बार एनएसए चुना जाना, वो भी कैबिनेट मंत्री के रैंक के साथ, अपने आप में इतिहास है। जो जज्बा 1968 में एक नए अधिकारी में था, वो आज भी कायम है। तो इस विश्लेषण को समेटते हुए एक बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में देश की सुरक्षा के लिए हमेशा एक ऐसे ही मास्टर रणनीतिकार की जरूरत होती है, एक ऐसा शख्स जो पर्दे के पीछे रहकर देश की रक्षा तय कर सके? सोचकर देखिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।